नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। भगवा लहराता नजर आ रहा है। अब जैसा कि दिसंबर का दम साधे इंतजार हो रहा था और जब ये इंतजार खत्म हुआ तो बीजेपी के खेमे में जश्न का समा है। वहीं कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। तेलंगाना में तो कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन हिंदी पट्टी में अब भी दबदबा बीजेपी का ही है। सुबह जब रुझान आना शुरू हुआ तो वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एमपी में 130 सीट जीतने का ऐलान कर दिया था। लेकिन तस्वीर उलट गई। सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां पर कभी आंकड़े बीजेपी के पक्ष में दिखते थे तो कभी कांग्रेस के। करीब 12 बजे के बाद दोनों के नंबर्स में इतना अंतर आ गया कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जीत पर मोहर लग गई। जमीन पर क्या हालात है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से संवाददाता जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन श्रीवास्तव, सुखलाल जाट और राहुल देव शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ में हमारे को एंकर संजीव चौहान जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुक्ता जी। तो नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने 3 राज्यों को भगवा रंग में रंग दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो तीनों ही प्रदेश में बीजेपी ने इतने बड़े चेहरों को उतार दिया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री आखिर बनने वाला कौन है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे हैं, दिव्या कुमारी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, अर्जुन मेघवाल, इन सबका भी नाम सामने है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव और विजय बघेल का नाम सामने आया है। तो इस बारे में हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे ही, और साथ ही साथ पूरे दिन क्या क्या उतार चढ़ाव आए इस बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे संजीव जी, सबसे पहले शुरू करते हैं राहुल देव जी से। जी हमारे साथ। राहुल सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आज का आपने रिजल्ट देखा। बीजेपी के लिए जहां एक तरफ ये बोनांजा है, वहीं कांग्रेस के लिए चैलेंज बनता दिख रहा है। किस तरह से आप देखते हैं आज के नतीजों को, और खासकर 2024 इलेक्शंस के मद्देनजर? पहली बात तो यह है कि अब 2024 के चुनाव की राह बीजेपी के लिए बिल्कुल राजमार्ग की तरह खुली है और उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के सामने अपने आप को बचाए रखने की और एक मैदान में या अखाड़े में बनाए रखने की एक चुनौती है। उसको पूरी अपनी रणनीति पर, अपने संगठन पर, अपने नेतृत्व पर और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। तीसरी बात ये कि हम बहुत ज़मीनी और स्थानीय स्तर का विश्लेषण कर सकते हैं, एक एक सीट का जो स्थानीय लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ी बात मुझे दिख रही है कि इस समय चुनावी दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से देश में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा व्यक्तित्व और कद नरेंद्र मोदी का है। और उनकी ही ताकत एक तरह से आप देखिए कि सब जगह जहाँ किसी भी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं भी दिखाया, आगे नहीं किया गया था तीनों राज्यों में, वहाँ पर भी बीजेपी की ऐसी ज़बरदस्त और अप्रत्याशित जीत हुई है। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, इसकी अपेक्षा तो शायद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। तो जो 4 चीज़ें होती हैं चुनाव में जीतने और हारने का फैसला करने वाली, उनमें से पहला है नेतृत्व, दूसरा है संगठन, तीसरा है रणनीति और चौथा है संसाधन। इन चारों ही कसौटियों पर अगर हम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को एक तरफ रखें और बीजेपी को दूसरी तरफ रखें तो हमें दिखता है कि एक बहुत असमान लड़ाई है। चारों में किसी भी एक कसौटी पर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, और अगले 5 महीने में यह स्थिति बदलेगी ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं कि कांग्रेस कहीं कंपीट करती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 40% करीब वोट को इंटैक्ट रखना, इसको कांग्रेस का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? मतलब अपने आप में यहाँ से ऊपर जाना आसान है। बीजेपी अगर 49% के आसपास दिख रही है तो वहाँ से ऊपर जाना उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन लोकसभा चुनावों में जब हम आएंगे और कांग्रेस इतने वोट प्रतिशत के साथ अगर बनी हुई है, तो क्या हम उम्मीद करें कि ये जो 4 आपने सबक बताए जो ज़रूरी होते हैं किसी भी सफलता के लिए, इन पर अगर काम करें तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर कर सकती है? इन चुनावों में उसके प्रभाव को आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो स्थिति है उसमें संभावना मुझे कम दिखती है जी। वो इसलिए कि ये
विधानसभा चुनाव थे और हम जानते हैं कि इन्हीं राज्यों में 5 साल पहले कांग्रेस जीती थी और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए तो बिल्कुल उल्टे परिणाम आए। इस बार अब आप देखिए कि बीजेपी के पक्ष में इन चुनावों के परिणाम भी गए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से गए हैं। और जब लोकसभा में आएगी, लोकसभा के लिए फिर जो सामने होंगे, जो विकल्प होंगे, एक तरफ मोदी होंगे, दूसरी तरफ अब हम नहीं जानते कि राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा, अभी मालूम नहीं है। तो जो एक असमानता है, जो विषमता है दोनों सेनाओं की और नेताओं की, वो तो और ज्यादा आज की स्थिति से और ज्यादा तीखी हो जाएगी। राहुल जी, आज के नतीजों को देख के आपको नहीं लगता क्राइसिस ऑफ लीडरशिप दिख रही है कांग्रेस में? ये समस्या भी उभर कर सामने आई है। निश्चित रूप से है, बिल्कुल। ये बहुत पुरानी समस्या है, आज की नहीं है। उसकी मैं कहूँगा कि अब एक तरह की सनातन समस्या सी बन गई है राजीव गांधी के हटने के बाद से। तो ये आज तक वो न तो गांधी परिवार के बैसाखी से बाहर हो पाती है, इसलिए कोई नीचे का उस तरह का नेतृत्व उसमें उभर नहीं पाता। दूसरे, वो लगातार इतनी उसकी हार हुई है कि उसका संगठन बहुत कमजोर हो गया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल, कम से कम उत्तर भारत में जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं लोकसभा में, वहां पर अब इन परिणामों के बाद और भी नीचे जाने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, राहुल गांधी के सामने है और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है। एक जो अपेक्षा थी कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद उनकी छवि में जो एक बहुत गुणात्मक बदलाव आया था, उछाल आया था राहुल गांधी की, उसका बहुत प्रत्यक्ष सीधा सीटों में लाभ इन चुनावों में कांग्रेस को मिलेगा, वैसा नहीं हुआ लग रहा है, तेलंगाना को छोड़कर। तो लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष की जरूरत हमेशा होती है, उसके बिना अच्छा लोकतंत्र नहीं चल सकता। तो ये देश की जरूरत है, लेकिन जो अभी स्थिति है, इससे इंडिया गठबंधन के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। हमने इन चुनाव में जो देखा कि उन गठबंधन के सभी सदस्यों दलों ने आपस में कोई एक सदाशयता का, सहयोग का प्रदर्शन नहीं किया। ये उनके सामने पहला मौका था कि वो लोगों को बताते कि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए साथ आए हैं और उसके लिए आपस में समझौते, कॉम्प्रोमाइज और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें इस चुनाव में वो आपस में लड़ते रहे। अब इनके बाद उनको सामने चुनौती है कि वो क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विकल्प का इंप्रेशन दे सकेंगे लोगों को, क्योंकि लोगों को महसूस होना चाहिए वो। जी। तो ये मैं देखता हूं कि कई बड़ी जटिल और कठिन समस्याएं और चुनौतियां इस समय विपक्ष के पास हैं। जी, तो यानी साथ में सहयोगियों को लेकर चलना कैसे चला जाता है, ये बीजेपी ने इस चुनाव में साबित कर दिया। और कांग्रेस यहाँ पर अभी भी लैक कर रही है। अभी इंडिया में वो जो गठबंधन है उसमें भी वो आपने जो कहा कि एक जुड़ाव आपस में, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुंदन जी के पास चलते हैं। कुंदन जी, जो सवाल राहुल जी से पूछा उसी से मिलता जुलता सवाल आपसे है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में कौन सा ऐसा गलत प्रोडक्ट था जिससे नतीजे बूमरैंग कर गए? देखिए, मैं राहुल देव जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं अभी आपके चैनल पे एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों से मेरी बात हुई है। अब वो अपने हार का ठीकरा जो है वो इजराइल और हमास की लड़ाई जो चल रही है, अच्छा, उस पे फोड़ रहे हैं कि ताकि वो एक हिंदुत्व का जो कार्ड था वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। यह एक तरह से वेव है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको बहाना चाहिए हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी, आप जो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का बहुत ज़्यादा असर चुनाव पे पड़ा है। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, आप इसका ट्रेंड गुजरात से मिलाइए। ये दुकान खोली, ग्राहक नहीं आए। ग्राहक नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ठीक है, यह जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, जिसको महादेव ऐप के जरिए आप समझ सकते हैं। और अगर आप इन सब की बात करें तो जहाँ तक सर बात राहुल देव जी बोल रहे थे, मेरे हिसाब से मोदी जी ने बहुत एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है। मोदी जी ने साफ कहा है कि गरीबी, युवा, महिला और किसान, यही जात है हिंदुस्तान में, और गरीबी सबसे बड़ी जात है।
और लोगों ने इस पर अपना विश्वास जताया है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश में देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में देखें। और दूसरी बात, आप अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में बीजेपी 14% वोट लेके आई है। तो यह बीजेपी के लिए न सिर्फ इन इलाकों में बड़ी जीत है, बल्कि तेलंगाना में भी बहुत बड़ी घुसपैठ है बीजेपी की। और अगर आप हम बात करें इन सीटों की, अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखिए तो लोकसभा में जो है, आप देखिए राजस्थान में 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, आप तेलंगाना में देखिए 17 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार 80 और 40 120 सीट तो यही हो गए। और अगर आप देखें तो जो जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ी गारंटी राहुल गांधी दे रहे थे, वो उनकी गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई। तो यह इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात, आज के बाद से एक दूसरे तरह की राजनीति शुरू हो गई है, वो है फ्रीबी की राजनीति आज से खत्म हो गई। यह बहुत बड़ा जो है वो केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। और आज के बाद से इनकी राजनीति और रणनीति दोनों की दिशा और दशा बिल्कुल बदल जाएगी इन चुनाव के नतीजों से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के जो नतीजे आए हैं, तो क्या आप लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे? कांटे की टक्कर तो मानी जा रही थी कि बीजेपी कांग्रेस में होगी, लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आए हैं खासतौर पे इन 3 राज्यों में, क्या उम्मीद थी आप लोगों को? जी देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश भी गया था, राजस्थान भी गया था और छत्तीसगढ़ भी गया था। मुझे ये पहले, क्योंकि मैंने जब जनता से बात की, जब लोगों से समझा, पूछा, तो उनके मन में एक ही बात थी कि भाई जिस गरीबी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वही सबसे बड़ी जाति है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और उस समस्या से निजात उनको यह भरोसा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दिला सकते। इसीलिए आपने देखा, मैं राहुल सर की बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि बिना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का चेहरा अनाउंस किए बीजेपी ने जीता। और यह साबित कर दिया कि आज भी नरेंद्र मोदी के चुनाव के चेहरे पर चुनाव जीता जाएगा और लड़ा जाएगा। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल में मैं ये बात बता रहा हूं कि आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम से कम 350 से प्लस सीटें आएंगी। अच्छा संजीव, हर बार कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताती थी, इस बार बीजेपी ने नहीं बताया, तो क्या ये चीज इनके पक्ष में काम कर गई? शायद बीजेपी कुछ काम भी ऐसे करती है। मतलब अगर देखें तो पिछले कई चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया। वो लड़ते हैं केंद्रीय नेतृत्व और मोदी के नाम पर, इसका चयन बाद में किया जाता है। और यहाँ पर जो राहुल जी ने बड़ी 3 अहम बातें कही, 4 उन्होंने पॉइंट्स बताए कि किस तरह से आपका संगठन काम करता है, आपकी रणनीति क्या है, संसाधन क्या हैं। तो इनमें हम अगला सवाल सुखलाल जाट जी से भी पूछना चाहेंगे। आपको भी क्या लगता है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर ज़्यादा आश्रित रही, यानी जो एक उनको लेकर जो एक परसेप्शन बना, वो परसेप्शन ग्राउंड लेवल पर उतर कर नहीं आ पाया? राजस्थान में कहाँ पर चूक हुई? बिल्कुल सही है संजीव जी। कांग्रेस का जो प्रबंधन है या संगठन लेवल पर जो चीजें हैं वो बहुत शून्य है। जितना बीजेपी कर पाती है उसके आगे कांग्रेस का जो संगठन बोना साबित नजर आता है। आज के जो परिणाम हैं आप देखेंगे कि इसमें चाहे शेखावटी की बात हो, हाड़ौती की बात हो या मेवाड़ हो, सभी जगह कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के स्पीकर 17 से ज्यादा मंत्री हार गए हैं। ऐसे दिग्गज मंत्री जिन्होंने जिले बनाए, नए जिले बनाए हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मोटे रूप से जो बीजेपी का सोशल मीडिया का जो काम है वो बहुत अच्छा है और कांग्रेस का इसमें कहीं ना कहीं ढीला ही नजर आती है। नहीं, सोशल मीडिया पे तो रही कांग्रेस, कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तो चमकती रही, लेकिन ग्राउंड लेवल तक वो चीजें नहीं आ पाई। यानी संगठन में कहीं कमी थी कि सोशल मीडिया पर जो मैसेजिंग की गई वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दी, जनता से जुड़ाव नहीं बन पाया, व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं बन पाया। बिल्कुल जुड़ाव नहीं बन पाया। और बीजेपी में मोदी जी का जो एक वर्चस्व है, या आपको यह कहें कि जो राजस्थान का आज परिप्रेक्ष्य जो अपन देखें तो मोदी के करिश्मे की जीत हुई है। रमन, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा, उनके लिए लाइफलाइन माने? बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। बावजूद इसके कि उनका चेहरा सामने नहीं रखा गया था, लेकिन उन सबका योगदान इसमें हुआ है। अब किसका कितना योगदान था ये तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पर उतर कर एक एक चुनाव क्षेत्र में और क्षेत्रवार विश्लेषण करके पता चलेगा। लेकिन अगर जैसे शिवराज सिंह की बात हम करते हैं तो मैं
मध्य प्रदेश में जो अप्रत्याशित आश्चर्यजनक जीत हुई है उसमें पहला श्रेय तो मोदी को ही दिया जाएगा, लेकिन दूसरा श्रेय शिवराज सिंह को देना पड़ेगा जी। सबसे ज्यादा एक तरह से निराशा उनको होनी चाहिए थी। बिल्कुल। उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी कि उनको दरकिनार किया गया है और उनके सामने 7 बड़े केंद्रीय चेहरों को उतार दिया गया है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है। तो एक तरह से संदेश दे दिया गया कि भाई जो भी हो, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उसके बावजूद शिवराज सिंह ने जिस तरह से अपने 100% चुनाव प्रचार को दिया, जिस तरह से दिल खोलकर उन्होंने मेहनत की, कोई उन्होंने कटुता या निराशा जाहिर नहीं की। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सभी प्रदेशों में अगर किसी एक बीजेपी के नेता का अपने प्रदेश की जनता से इतना भावनात्मक गहरा लगाव और जुड़ाव है तो वो शिवराज सिंह, विशेष तौर पर महिलाओं का। और उन्होंने एक निजी और पारिवारिक रिश्ता सा बनाया है। उनकी योजनाएं के बारे में हम जानते हैं, उनकी लाडली योजना और महिलाओं के लिए जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब का काम तो हुआ ही, लेकिन उनकी अपना जो निजी कनेक्ट है अपने जनता के साथ, मतदाताओं के साथ, वो अभूतपूर्व है, वो जबरदस्त है। उसकी तुलना केवल आप मोदी जी के ही कनेक्ट से कर सकते। तो अब ये संकट, आपने जो शुरू में सवाल उठाया था कि भाई अब किनको चुना जाएगा इन सभी तीनों राज्यों में, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, ये तो अभी इस पर कोई भी कयास लगाना कठिन है, क्योंकि मोदी शाह के बारे में अगर कोई एक चीज हम जानते हैं वो ये कि वो कुछ न कुछ नया कर देते हैं, कुछ अनपेक्षित कर देते हैं हर बार। कुछ ऐसे चेहरे ले आते हैं जिनके हम सोच भी नहीं पाते और उनको चला देते हैं। तो अब मैं इस पर अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन शिवराज सिंह ने अपनी पकड़, अपना प्रभाव बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है। लेकिन ये बात हम रमन सिंह के बारे में नहीं कह सकते, ये बात हम वसुंधरा राजे के बारे में नहीं कह सकते। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम लोग भी अभी इसी पर आ रहे थे कि एमपी में जिस तरह की हिस्टोरिक जीत हुई है, जाहिर सी बात है ये लोकल लीडरशिप के सशक्त और प्रभावी होने का प्रमाण दिख रहा है। और जैसा आपने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने अथक मेहनत की, काफ़ी इग्नोर किया गया उनको, उनका कहीं नाम नहीं था, लास्ट तक उन्हें सीट नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो आपको नहीं लगता कि एक अपर हैंड तो उनका बनता ही है? मेरे हिसाब से तो उनसे सशक्त दावेदार कोई है ही नहीं, और ये एक बहुत अजीब बात होगी अगर उनको न बनाया जाए इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद। ये मानना पड़ेगा कि बाकी जो केंद्रीय बड़े वहाँ पे वरिष्ठ नेता रहे, उन सब ने योगदान किया है उसमें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, चंबल संभाग में योगदान दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल में योगदान दिया है, इन सब ने किया है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन जो प्रदर्शन इस समय शिवराज सिंह का दिख रहा है, जो उनका समर्पण दिखा है, जो उनका, मैं कहूँगा कि जो कनेक्ट दिखा है, वो उनको इन सब से ऊपर रखता है जब दावेदारी की बात हो। हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश संवाददाता अभिनव उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। अभिनव, ये जो अप्रत्याशित ही हम कहेंगे कि जिस तरह से सोचा गया था उससे बेहतर ही नतीजे आए हैं मध्य प्रदेश में, तो जो एक कन्वेंशनल उनका एक अंदाज़ा था, जो विजडम थी, उससे बढ़कर अगर ये नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जिसने ये चमत्कार किया मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में? जी संजीव, देखिए, यदि हम देखें कि किसी बात को हम तलाशें तो कहीं ना कहीं होमवर्क जो है मोदी शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने जो होमवर्क किया है, करीब 1 साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों के साथ जब भी हमारी बात हुई तो हर एक शख्स यही कहता था कि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन पाए या सरकार बनाना दिक्कत में रहे। कांग्रेस को एक तरफ से ऐसा माना जा रहा था कि सरकार कांग्रेस बना सकती, लेकिन साल भर पहले ये ऐसी जानकारी मिली है कि शिवराज सिंह चौहान ने इसी बात को लेकर मेहनत करना शुरू किया, अपने कोर टीम के लोगों से बातचीत शुरू की। तब एक नया मॉडल शिवराज सिंह चौहान ने, ये जो लाडली बहना योजना के नाम से आज की डेट में सभी कोई जानते हैं, इसके लिए तैयारी शुरू की और आचार संहिता लागू होने के पहले 4 बार लाडली बहना की किस्तें जो है मध्य प्रदेश की महिलाओं तक उस किस्त का लाभ पहुंचा है। यानी कि चुनाव के पहले 4 बार शिवराज सिंह चौहान अपनी डिलीवरी देने में भी कामयाब रहे।
ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट इस चुनाव के बाद जो है निकल करके सामने आया है कि ये एक बहुत बड़ी वजह रही इसने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है। और इस बात से मोदी और अमित शाह भी वक्त रहते जान गए कि बहुत बड़ा काम जो है महिला वोटर्स ने इस बार के चुनाव में किया है। रही बात शिवराज सिंह चौहान की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की, तो अमित शाह के द्वारा हम कह सकते हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश के टॉप लीडर्स हैं उनको उतार दिया गया। ये तमाम हाई प्रोफाइल लीडर जब मैदान में आए तो जनता के बीच में एक मैसेज गया कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही बने, मुख्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी बन सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी बन सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी बन सकते हैं। और इस तरह के तमाम नामों को लेकर उनके क्षेत्र विशेष में यही माना जाने लगा कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी आती है, जैसे कि मैं नरसिंहपुर गया तो वहां के मतदाता के मन में यह था कि यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बनेंगे। ग्वालियर की तरफ हम गए तो वहां के मतदाता के जहन में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था। इंदौर और मालवा के इलाके में हमने बात की तो न सिर्फ मतदाता के मन में बल्कि जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय से मेरी खुद बात हुई तो मैंने सवाल भी पूछा था उनसे कि यदि आपको मुख्यमंत्री का जिम्मा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन पार्टी जो भी जिम्मा मुझे देगी उसको मैं उसकी इच्छा का मैं सम्मान करूंगा। यानी केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति बिल्कुल सही रंग लाई। जी हाँ बिल्कुल, ये रणनीति बिल्कुल सही रंग लाई। जनता का वोट यदि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से यदि जनता का वोट कट सकता था तो जनता के मन में ये मैसेज दे दिया कि मुमकिन है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना बने, कोई और बन जाए, कैलाश विजयवर्गीय बन जाए, प्रहलाद सिंह पटेल बन जाए, या नरेंद्र सिंह तोमर बन जाए, या फिर सिंधिया बन जाए। इस तरह से जनता का जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका सामना किया। और 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, लाडली बहना योजना ने तमाम मंसूबों पर, कांग्रेस के तमाम मंसूबों को हम कह सकते हैं कि पानी फेर करके रख दिया। मोटा मोटा अभी यही माना जा रहा है कि अमित शाह ने जो कहा था कि 150 प्लस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उससे भी आगे यदि जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग बात कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान ने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, जितनी चुनाव सभाएं उनने ली है, महज 25 दिन के भीतर 250 के आसपास सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के ली है। इस बात को जानते हुए कि कई सारे कद्दावर नेता मैदान में हैं, इस बात को जानते हुए कि मुमकिन है कि उन्हें मुख्यमंत्री ना भी बनाया जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है। अच्छा, रही बात तीसरी जनता की बात, मैं पिछले कई दिनों से लगातार मैं जनता के बीच में जाकर के एक सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह नहीं बने तो कौन होगा मुख्यमंत्री। जनता बिल्कुल भी इस बात को मानने के मूड में नहीं है, इस बात को पचाने के मूड में नहीं है। जनता के मुंह से एक स्वर में एक ही नाम निकलता है कि मामा ही बनेंगे, मामा को ही बनना है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं का आलम तो यह है कि महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यानी लाडली बहनों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल लाडली बहनों का ही रहा। बिल्कुल 100% लाडली बहन योजना को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस को भी चुनाव के पहले इस बात का अंदाजा हो गया था, लिहाजा कमलनाथ अपनी घोषणाओं में लगातार उन्हीं घोषणाओं का जिक्र करने लगे थे जो शिवराज सिंह करते थे। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के करीब 15-16 दिन पहले से कोई भी नई घोषणा करना ही बंद कर दिया था। नकल में कांग्रेस ने भी बंद कर दिया। दरअसल डिलीवरी शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे, महिलाओं तक पैसा पहुंचने लगा था। 1000 रुपए एक बड़ी राशि होती है। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या जो है निम्न वर्ग की है, और निम्न वर्ग की महिलाओं ने ही इस बार वोट किया है, काफी बड़ी तादाद में वोट किया है। और कह सकते हैं यदि ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंच रहा है तो इसके पीछे कोई और नहीं शिवराज सिंह चौहान है, उनकी लाई हुई ये योजना है। और जिस तरह से डिलीवरी वक्त रहते कर ली, ये एक बड़ा गेम चेंजर है और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मुमकिन है कि शिवराज सिंह चौहान को भी इसका फायदा मिले, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2024 तक तो उन्हें मुख्यमंत्री पार्टी बना ही सकती है। संजीव, अब थोड़ा सा रुख जो है राजस्थान का, हमारे पास समय की कमी है, राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं। सुखलाल जी, राजस्थान में जिस तरह के नतीजे आए हैं, पहले तो यह है कि किस तरह के समीकरण आपको आगे बनते दिख रहे हैं, दूसरा यह है कि क्या कांग्रेस के खिलाफ गया और क्या बीजेपी के पक्ष में गया। देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया था कि कांग्रेस जैसे चिरंजीवी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। और बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर सभा में अपनी गारंटियां दी है कि भाई मोदी की जो गारंटी है वो हमेशा आम आदमी तक पहुंचेगी। उन्होंने यहाँ
जैसे राजस्थान में उनकी जब जब सभाएं हुई थी, उन्होंने यही कहा कि भाई मोदी की गारंटी का रथ रवाना हो चुका है, चुनाव परिणाम आते ही वो आपके घर तक पहुंचेगा और आपको सरकार की जो योजना है उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। जी, तो जैसा कि एक कुछ विश्लेषक कह भी रहे हैं कि अगर एमपी की बात करें तो कमलनाथ ने डुबो दिया और राजस्थान की बात करें तो गहलोत ने राजस्थान चुनाव डुबो दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, राजस्थान में चूंकि अभी पिछले कुछ समय का जो समीकरण रहे हैं राजस्थान के, कांग्रेस आपस में ही लड़ रही थी, कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस आपस में लड़ रही थी। सचिन पायलट को इन्होंने नहीं साधा। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो तक नहीं था। जब बाद में इनको एहसास हुआ कि सचिन पायलट का फोटो लगाने से पोस्टर में हमें बढ़त मिल सकती है, तो बाद में उन्होंने फोटो लगाया। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। तो मोटे रूप से कांग्रेस को खुद की लड़ाई ले डूबी। कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन पायलट के टसल ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। राहुल जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, जो इस पूरी चीजों को देखने के बाद ये जो आज नतीजे आए हैं, ये मोमेंटम क्या आपको लगता है कि बीजेपी 2024 तक मेंटेन कर पाएगी? निश्चित कर पाएगी। इसलिए कर पाएगी कि हम देख चुके हैं पिछले कई चुनावों में कि बीजेपी एक ऐसी चुनावी मशीन है जो हर समय काम करती है, चुनाव हो या ना हो, लेकिन वो एक ऐसी मशीन बन चुकी है जिसके पास तकनीक है, संसाधन है, कार्यकर्ता हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत साफ नीतियां या आख्यान हैं जिनमें समय समय पर वो बदलाव करते रहते हैं, लेकिन मुख्य आख्यान उनका रहता है। और उनके पास मोदी जैसा एक जादुई चमत्कारी व्यक्तित्व भी है। और उनको मालूम है कि 24 में उनको जीतना है। उनकी योजना तो और बहुत लंबी है। तो ये हम भरोसा कर सकते हैं कि उनकी ओर से कोई कमी आने वाली नहीं है ऊर्जा में और कोशिशों में। अब तय ये करना, हमें देखना ये है कि विपक्ष क्या करता है। वो सर, इंडिया अलायंस को किस तरह का सबक लेना चाहिए इस पूरी चीज से? सबक उनके लिए बहुत साफ है। पहली बात तो इसका बहुत गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सबक साफ ये है कि उनको अपने अपने क्षत्रप जितने हैं उनको अपना अहंकार, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र, अपनी सीटों का मोह छोड़कर एक सच्चा सहयोग नहीं करेंगे। अगर वो सीटों के लेन देन में, सीटों के बंटवारे में केवल गठबंधन को जिताने की दृष्टि से काम नहीं करेंगे, अपनी सीटें नहीं गठबंधन को जिताने की, यानी बड़े उद्देश्य के लिए अपने को थोड़ा पीछे रखने की सच्ची भावना अगर नहीं होगी तो वो बिल्कुल कोई भी चुनौती सामने पेश नहीं कर पाएंगे बीजेपी। जी, यानी राजनीति एक बहुत ही गंभीर विषय है राहुल जी, और आप तो लंबे समय से इसको समझते भी रहे। एक अंतिम बात जी, अंतिम बात यह कि अभी विपक्ष के पास यानी इंडिया गठबंधन के पास कोई एक आख्यान नहीं है, वैकल्पिक आख्यान नहीं है कि वो देने क्या देने वाले हैं देश को। बीजेपी और इनका तो बहुत साफ है, मोदी का वो क्या दे चुके हैं और क्या और देना चाहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, ये बहुत साफ है। लेकिन इतने सारे अलग अलग दल हैं, ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, उनका कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य अभी हमारे सामने नहीं आया है। तो इनका मिलकर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और वैकल्पिक योजना, एक कार्य योजना देश के लिए वो सामने रखनी पड़ेगी। अभी उसकी कोई संभावना, हमें उसकी कोई तस्वीर दिखती नहीं। जी, एक गंभीर विषय है राजनीति, और फुल टाइमर्स का मुकाबला करने के लिए पार्ट टाइमर्स को भी बहुत तैयारी करनी होगी। जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, बाकी चुनाव आने पर वो मोड ऑन करते हैं। यानी सर, आज के नतीजे देखने के बाद कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मानना तो ये पड़ेगा। इसी नोट के साथ इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। हम तीनों मेहमान हमारे राहुल देव जी, सुखलाल जाट जी, कुंदन श्रीवास्तव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रेष्ठ भारत पर आकर अपना विश्लेषण हम तक, दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देश और दुनिया की में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्रेष्ठ भारत पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।